नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा इनाम जो साइंस, अदब और अमन की खिदमत पर दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इनाम किस तरह शुरू हुआ, इसे कौन देता है और इसके साथ जुड़ी कंट्रोवर्सीज क्या हैं? नोबेल प्राइज हिस्ट्री भी है, ऑनर भी और तनाज़ा भी। आज की वीडियो में हम नोबेल प्राइज की कहानी चंद मिनटों में आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। नोबेल प्राइजेस हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, अमन और लिटरेचर के शोबे में दिए जाते हैं। Nobel prizes are awarded to the people who have conferred the greatest benefit to humankind in the previous 12 months. जब एल्फ्रेड नोबेल का इंतकाल हुआ तो उनकी वसीयत में लिखा था कि उनकी दौलत उन लोगों को इनाम देने के लिए इस्तेमाल की जाए जिन्होंने गुज़श्ता 12 महीनों में इंसानियत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। एल्फ्रेड नोबेल कौन थे और उन्होंने ये वसीयत क्यों की? एल्फ्रेड नोबेल एक इन्वेंटर, साइंसदान और कारोबारी शख्सियत थे जो शायरी और ड्रामा भी लिखते थे। एल्फ्रेड नोबेल 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में पैदा हुए। उनकी पैदाइश उनके वालिद के लिए कोई बहुत अच्छा शगुन साबित ना हुई और उसी साल इमैनुअल नोबेल बैंकरप्ट हो गए। लेकिन 5 साल बाद 1838 में इमैनुअल नोबेल रूस चले गए और वहां एक मैकेनिकल वर्कशॉप खोल ली। रूसी फौज से मिलने वाले ठेकों की बदौलत उनका कारोबार तरक्की करने लगा और उनकी वर्कशॉप एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में बदल गई। एल्फ्रेड नोबेल ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा रूस में गुजारा। उनके वालिद इमैनुअल नोबेल रूस में रूसी फौज के लिए धमाका खेज मवाद और ज़ेर-ए-आब बारूदी सुरंगें तैयार करते रहे। एल्फ्रेड नोबेल शायरी में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन उनके वालिद को ये बात पसंद नहीं थी। अपने बेटे को शायरी की तरफ झुकाव से हटाकर ख़ानदानी कारोबार की तरफ राग़िब करने के लिए इमैनुअल नोबेल ने 17 साला एल्फ्रेड को पेरिस भेज दिया। पेरिस में एल्फ्रेड नोबेल ने एक लेबॉर्ट्री में काम किया और एक इटालियन केमिस्ट एस्कैनियो सोब्रेरो से मुलाकात की। एस्कैनियो सोब्रेरो ने 1847 में एक इंतहाई ताकतवर केमिकल नाइट्रोग्लिसरीन इजाद किया था। नाइट्रोग्लिसरीन एक इंतहाई ताकतवर लिक्विड केमिकल था, बारूद से भी कहीं ज्यादा ताकतवर। मगर इसकी एक बड़ी खामी ये थी कि ये बेकाबू तरीके से फट जाता था। ये इंतहाई गैर मुस्तहकम लिक्विड हरारत और हरकत के लिए बहुत हसास था। जरा सी बेहंगम हरकत या हरारत धमाके का बायस बन जाती थी। पथरीली सड़क पर घोड़ा गाड़ी का एक गलत कदम घोड़ा गाड़ी को तबाह कर देता था। दर्जनों ऐसे वाकयात के बाद बहुत सारे ममालिक ने नाइट्रोग्लिसरीन की नकलो हमल और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। लेकिन एल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि अगर वो नाइट्रोग्लिसरीन की बेकाबू फितरत पर काबू पा ले तो बेतहाशा पैसा कमा सकता है। उसने खतरनाक तजुर्बात पर घंटों काम किया, यहाँ तक कि 2 बार उसकी लेबॉर्ट्री धमाकों से तबाह हो गई। 1864 में धमाके में कई अफराद हलाक हो गए, जिनमें एल्फ्रेड नोबेल का छोटा भाई इमिल भी शामिल था। एल्फ्रेड नोबेल नाइट्रोग्लिसरीन पर हर सूरत काबू पाना चाहते थे। 2 अहम दरियाफ्तों ने नोबेल को नाइट्रोग्लिसरीन को इंडस्ट्रियल पैमाने पर पैदा करने वाला पहला शख्स बना दिया। पहली चीज ब्लास्टिंग कैप थी। ये एक लकड़ी का प्लग था जिसमें बारूद भरा होता था और इसे फ्यूज से चलाया जाता था, जिससे एक कंट्रोल्ड धमाका मुमकिन हुआ। नाइट्रोग्लिसरीन को स्टेबल बनाने के लिए नोबेल ने एक बारीक किस्म की रेत कैसलघर उसमें शामिल की, जिससे एक गोंद जैसा मटेरियल बना जो छड़ियों की शक्ल में ढाला जा सकता था और सख्त कागज से लपेटा जा सकता था। 1867 में नोबेल को डायनामाइट का पेटेंट दे दिया गया। डायनामाइट की इजाद ने इंजीनियरिंग के शोबे में एक तहलका मचा दिया। पैनामा कैनाल,
ब्रुकलिन ब्रिज, लंदन अंडरग्राउंड और हूवर डैम जैसे इंजीनियरिंग मार्वल्स डायनामाइट की इजाद की बदौलत मुमकिन हुए। मगर डायनामाइट की इजाद की एक डिस्ट्रक्टिव साइड भी थी। नोबेल की इजाद ने जंगों को मजीद लीथल बना दिया। डायनामाइट को बारूदी सुरंगों, दस्ती बमों, टॉर्पीडोज और तोपों के गोलों में बतौर धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया जाने लगा। बाद की जंगों में अफवाज ने सड़कों, पुलों, नहरों, डैमों को डायनामाइट से तबाह किया, वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसी धमाका खेज मवाद से मुमकिन हुआ था। 1871 में एल्फ्रेड नोबेल ब्रिटिश डायनामाइट कंपनी की बुनियाद रखते हैं। अगले कुछ सालों में एल्फ्रेड नोबेल अपने प्रोडक्ट में मजीद तब्दीलियां लेकर आते हैं और नए पेटेंट्स हासिल करते हैं। वो अपने कारोबार को फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपियन मुल्कों में फैला देते हैं। 1893 में एल्फ्रेड नोबेल एक नौजवान इंजीनियर रैगनर सॉलमन को मुलाजमत पर रखते हैं, जिन्हें वो बाद में अपनी वसीयत का निगरान और एग्जीक्यूशनर मुकर्रर करते हैं। 1895 में एल्फ्रेड नोबेल अपनी आखिरी वसीयत लिखते हैं और 10 दिसंबर 1896 को 63 बरस की उम्र में इटली में वफात पा जाते हैं। उनकी वफात के 5 साल बाद 10 दिसंबर 1901 को पहले नोबेल इनामात दिए जाते हैं। अगरचे एल्फ्रेड नोबेल की इजादात ने इंजीनियरिंग और तामीरात में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, लेकिन डायनामाइट का जंग में होलनाक किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एल्फ्रेड नोबेल ने ये इजादात बिला इम्तियाज फरोख्त की, जिसकी वजह से उन्हें मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का सौदागर का लक़ब मिला। 1864 में नाइट्रोग्लिसरीन की टेस्टिंग के दौरान धमाके से उनके भाई इमेल फोत हो गए थे, मगर ये सानियाबी एल्फ्रेड नोबेल को रोकने के लिए काफी ना था। मुसलसल नई तबाहकुन इजादात करते रहे। 1888 में एल्फ्रेड नोबेल के बड़े भाई लुडविग का इंतकाल हुआ। उस वक्त फ्रांस में मुकीम एल्फ्रेड नोबेल जब सुबह जागे तो एक फ्रांसीसी अखबार में अपनी ही ऑबिचुरी यानी मौत का इश्तिहार पढ़ा, जिसमें लिखा था मौत का सौदागर मर गया। इस इश्तिहार ने जो गलती से लुडविग की मौत को एल्फ्रेड नोबेल की मौत समझ बैठा था, एल्फ्रेड नोबेल को गहरे गौर व फिक्र और गिल्ट में मुब्तला कर दिया। 1895 में उन्होंने एक खुफिया वसीयत तहरीर की, न खानदान को इत्तला दी न वकला को, और यही वसीयत बाद में नोबेल प्राइज की बुनियाद बनी। नोबेल की वसीयत में हिदायत की गई थी कि एक इनाम बैनुल अक़वामी अमन को फरोग देने पर दिया जाए, एक इनाम गैर मामूली अदब को सराहने के लिए दिया जाए। नोबेल साइंसी दरियाफ्तों को भी इनाम देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3 प्राइजेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के लिए भी मुख्तस किए। इन तमाम 5 इनामात के साथ नकद इनाम भी शामिल होता है। ये नकद इनाम तकरीबन 11 मिलियन स्वीडिश करोना है, जो डॉलर्स में तकरीबन $1 मिलियन और पाकिस्तानी रुपयों में मौजूदा एक्सचेंज रेट के मुताबिक तकरीबन 28 करोड़ रुपए बनता है। अगर किसी कैटेगरी में 2 विनर्स हों तो ये अमाउंट उन दोनों विनर्स में इक्वली डिवाइड कर दी जाती है। अगर 3 विनर्स हों तो एक शख्स को आधी अमाउंट और बाकी 2 को उस आधी अमाउंट की आधी अमाउंट मिलती है। कैश अवार्ड के साथ डिप्लोमा और मेडल भी दिया जाता है। अब आते हैं नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन और सिलेक्शन के तरीक़ाकार की तरफ। हर साल हजारों साइंसदानों को नोबेल इनाम के लिए अफराद को नामजद करने की दावत दी जाती है। कोई शख्स खुद को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकता। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए नॉमिनेट किए गए अफराद की शॉर्ट लिस्टिंग रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस करती है। मेडिसिन के प्राइज के लिए नॉमिनेशंस का रिव्यू भी स्वीडन की ही एक मेडिकल यूनिवर्सिटी करती है। लिटरेचर के प्राइज की नॉमिनेशन और सिलेक्शन की जिम्मेदारी भी स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की है। बाकी नोबेल प्राइजेस के बरक्स अमन का नोबेल वो वाहिद इनाम है जिसकी जिम्मेदारी नॉर्वे की नोबेल कमेटी के पास है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हर मजमून की शॉर्ट लिस्ट एक सिलेक्शन कमेटी को भेजी जाती है, जो वोट के जरिए फैसला करती है कि इस साल इनाम किसको दिया जाए, या ये फैसला भी किया जा सकता है कि इस साल ये इनाम किसी को ना दिया जाए। इन 5 शोबों के अलावा 1969 से मुआशियात के शोबे में भी इनाम दिया जाता है। ये टेक्निकली नोबेल तो नहीं,
لیکن اس کی نومینیشن اور سلیکشن کا پروسیجر وہی ہے جو دیگر نوبیل پرائزز کا ہے، اور اس کو بھی رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز ہی ایڈمنسٹر کرتی ہے۔ معاشیات کے انعام کی فنڈنگ الفریڈ نوبیل کے فنڈ کے بجائے سویڈش سینٹرل بینک کی طرف سے فنڈنگ سے کی جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا نوبیل کی اہمیت کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اولمپکس آف سائنس، آسکرز آف سائنس، the world's most prestigious award, the ultimate prize، یہ چند ایسے القابات ہیں جو نوبیل پرائزز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ دنیا کے لیڈنگ سائنٹسٹ کے لیے بھی نوبیل پرائز جیتنا ایک خواب ہوتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن، میری کیوری، برٹرنڈ رسل، مدر ٹریسا اور مارٹن لوتھر کنگ چند نامی گرامی نوبیل laureates ہیں۔ نوبیل انعام جیتنے والے راتوں رات گلوبل سیلیبریٹیز بن جاتے ہیں۔ نوبیل پرائز کی اٹریکشن اور پریسٹیج کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہارورڈ اور اسٹینفورڈ جیسی یونیورسٹیز کے لیے بھی نوبیل laureate اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ ورلڈ لیڈرز کے لیے بھی نوبیل انعام ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار امن کے نوبیل کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو 2025 کے نوبیل پرائز کے لیے نومینیٹ بھی کر چکے ہیں۔ کیا وہ یہ پرائز ڈیزرو کرتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ نوبیل پرائزز کنٹروورسیز اور کرٹیسزم سے مبرہ نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر نوبیل پرائز کے حقدار تھے مگر انہیں یہ پرائز نہیں ملا۔ مہاتما گاندھی کو ایک ایسا فگر سمجھا جاتا ہے جو شاید امن کا نوبیل ڈیزرو کرتے تھے مگر انہیں یہ انعام نہیں ملا۔ روزالینڈ فرینکلن ایک برٹش کیمسٹ اور مولیکولر بایولوجسٹ تھیں۔ انہوں نے ڈی این اے کے مولیکولر سٹرکچر کو سمجھنے میں بنیادی کردار ادا کیا، مگر اس سب کے باوجود وہ نوبیل پرائز سے محروم رہی۔ نوبیل پرائز پر تعصب کے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نوبیل پرائز ونرز کی لسٹ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو زیادہ مرد اور مغربی شخصیات ہی نظر آئیں گی۔ لٹریچر پرائز پر پولیٹیکل بائس کے الزامات ایک روٹین ہے، اور امن انعام تو ہمیشہ ہی تنقید کی زد میں رہتا ہے۔ 2009 میں براک اوباما کو دیا جانے والا نوبیل پرائز جب انہیں حکومت سنبھالے ہوئے ابھی محض 11 دن ہوئے تھے، شدید کرٹیسزم کا شکار رہا۔ 1973 میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کو دیے جانے والے ایوارڈ نے بھی شدید غصے کو جنم دیا۔ ہنری کسنجر اور لی ڈر-تو کو ویتنام وار کا سیز فائر نیگوشیٹ کرنے پر یہ انعام دیا گیا تھا، مگر یہ جنگ اس معاہدے کے 2 سال بعد تک جاری رہی۔ یہی وجہ ہے کہ لی ڈر-تو نے یہ انعام وصول کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ وہ آج تک انعام لینے سے اپنی مرضی سے انکار کرنے والے واحد شخص ہیں۔ بہرحال اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ نوبیل پرائز از اے سمبل آف ایکسلنس۔ پاکستان میں اب تک صرف 2 لوگوں کو نوبیل پرائز ملا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام اور ملالہ یوسفزئی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ پاکستان کو اپنی نوبیل ٹیلی بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔